गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही खुशहाल होंगे। आज की हमारी टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन क्लास और क्लास 10 का पहला क्वेश्चन हम जा रहे हैं सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसका एचसीएफ निकालना है और इसको ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ना कि जो पुराना आप जैसे एलसीएम मेथड से करते थे उस तरह नहीं। तो मैं बताता हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीजें क्लियर करा दिया है। जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन नहीं देखा वहां से देखकर पहले लगाए उसको आगे देखिए, ताकि हम सही किए कि गलत किए, अपना चेक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 135 और 225 का एचसीएफ याद करना है। तो सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया था, सबसे पहले चेक करो कि बड़ा कौन है। तो पता चला कि ये क्या है, बड़ा है, और कौन छोटा है, ये छोटा है। ठीक है ना, तो बड़ा मैंने बोला था कि जो बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, उसको डिवाइडेड बना देते हैं, यानी भाजक से भाजक बना देते हैं। छोटा होता है उससे भाज्य बना देते हैं, यानी डिवाइजर। बड़े में छोटे से भाग देते हैं। तो 25 में छोटे से भाग तो कितना है, 135 है। ओके, भाग तो कितनी बार जाएगा। मैंने ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, पहला और तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी समझाया हुआ है। तो 135 से भाग तो 1 बार जाएगा, जो हो जाएगा 135। 5 में 5 से 0, 12 में से 3 जाए 9। ओके, 90 बच गया। चलिए अब जो है फार्मूला लगाते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाजक बराबर, देखिए हिंदी में लिख रहा हूँ, भाजक बराबर भाज्य शेषफल। इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेड बराबर डिवाइजर पूरे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सारी चीजें इंट्रोडक्शन बता दी गई है। अब भाजक इसमें क्या है, 225 कितना है, 225। भाजक कितना है, 135, और भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 90। यानी अभी क्या देख रहे हो कि रिमाइंडर नॉन इक्वल टू 0, यानी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। तो मैंने बताया था कि जब शेषफल 0 नहीं आए तो फिर आप एक स्टेप ले आते हैं, तब तक लेकर चलते हैं जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो फिर आपको एचसीएफ पता चल जाता है। कैसे पता चलता है मैं इसमें बताऊंगा सारी चीजें। अब क्या होता है, जब रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो जो पहले स्टेप है, यानी ये पहला स्टेप है ना, पहले स्टेप का जो भाज्य है वो भाजक बन जाता है, और जो शेषफल है वो भाज्य बन जाता है। क्लियर है, तो यानी क्या मैं बोला कि पहले स्टेप का जो भाज्य है वो भाजक बन गया, और जो शेषफल है वो क्या बन गया, भाज्य बन गया। आप थोड़ा फिर से इसको भाग ले जाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाओगे 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार ले आते हैं। तो 95 में से 0 जाए 5, और 13 से 9 जाए 4, यानी 45 होगा। चलिए फिर से वही फार्मूले पे रखते चलो। तो क्या है 135, भाजक का 135 है, भागफल क्या है तुम्हारा, अरे भाज्य क्या, सॉरी भाज्य क्या है 90 है, और भागफल 1 है, और शेषफल कितना है 45। अभी भी आपने क्या देखा, रिमाइंडर नॉन इक्वल टू 0 है। फिर वही स्टेप दोहराओगे, जो भाज्य है, अब दूसरे स्टेप अब इसमें देखोगे, दूसरे स्टेप का जो भाज्य है वो भाजक हो जाएगा, और जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, भाज्य। चलिए तो फिर लिखते हैं 90 और 45, कितने बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 90 आया, और ये 0 हो गया। अब आपने फिर लिख दो यहाँ पे 90, और भाज्य कितना है 45 पूरे 2, शेषफल कितना है 0। अब आपने क्या देखा कि रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वो 0 हो गया। शेषफल 0 हो जाए तो जो लास्ट स्टेप, जो आखिरी स्टेप दिख रहा है उसका जो डिवाइजर यानी भाज्य है वही तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है। तो अब इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, एचसीएफ 135 और 225 का क्या कहलाएगा, 45 कहलाएगा। ओके, जैसे ही शेषफल 0 आ जाए फौरन आपको लास्ट स्टेप का भाज्य चेक करना है क्या है, तो होगा मतलब तुम्हारा, हमारा स्टेप क्या आ गया इसका, हुआ 45। ओके आंसर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा है इसमें, कह रहा है कि 196 और 38,220 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था जो बड़ा होता है उससे क्या करते हैं, उसे बना लेते हैं हम भाजक यानी डिवाइडेड, और जो छोटा होता है उसे हम क्या बना लेते हैं, भाज्य यानी डिवाइड। चलिए बना लेते हैं 38,220 और किससे भाग देना है, 196। कभी को कुछ बच्चे क्या है कि बड़ा सा देखेंगे अमाउंट तो डरने लगते हैं कि यार ये तो बड़ा अमाउंट है। तो डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस इत्मीनान से आपको चेक करना है कैसे करना है। मैं देखो कैसे बता रहा हूँ। अब आप जो है सबसे पहले 196 को भाग लेगा, 382 आ जाएगा, उससे कम यही ना आएगा। तो मैं देखा कि 1 बढ़ जाएगा, 1 का ले रहा हूँ, क्या हो गया 196। 12 में से 6 जाए 6 हो गया, और 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाए 8 हो जाएगा। ओके, और 2 में से 1 जाए 1 हो गया। अब उतार लिए 2। अब जो है 196 से कितनी बार ले जाओ कि 18,62 आ जाए। ये बड़ा है नंबर, तुम कंफ्यूज हो रहे कितना बार 196 टेबल किसी को याद होगा नहीं, तो इसलिए अब क्या कर लास्ट स्टेप काट, काट लो, बचा क्या 19, और यहाँ पे बच गया 186। अब ले जाओ 19 का टेबल, तो वैसे भी सबको आना चाहिए। अब 19 का टेबल कितने बार, 19 का हमें 190 यानी 9 बढ़ जाएगा, यानी कितनी बढ़ जाएगा ये 9 बढ़ जाएगा। तो 9 बाईस को लेकर चले जाओ। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख दो 9 बाईस को ले चले जाओ, भाग देने में आसानी होगी ना, इस तरह आप लास्ट वाला स्टेप करके चेक कर सकते हो। 9 को ले जाएगा, 9 छक्का 54, 4 5 बचा, 9 9 81 5 86, 8 बचा, 9 को 9 और 8 17 1764 हो गया। 12 में से 4 जाए 8, 5 बचा, 15 में 6 जाए 9, 7 में 7 जाए 0 और 98 है। अब क्या है आपने अब 0 उतार लेना 900 से। अब ले जाओ वैसे, अब 196 फिर वही बात आ गई, फिर वही काम को लास्ट स्टेप को काट लो, काट लिया, बचा 98। अब कितनी बार ले जाएगा, मान ली 1 57 जो जो 76 बचे 50, 5 बार ले आ सकते हो, 5 बार ले चले जाओ, ठीक है 5 बार ले चलो। अब इसको उतार लो सीधा, 5 बार ले चले जाते हैं, 5 6 का 30, 0 8 में 3, 5 9 45, 6 47 48, 8 4 बचे, 5 5 9, यानी क्या होगा 0। अरे यार ये तो पहले ही में 0 हो गया। अब बच्चा सब क्या है कि जब पहले ही में 0 हो गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो पहले में होगा 0, यानी कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। कोई गलती नहीं है, ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस आ सकता है कि जब पहले ही स्टेप में आपका 0 हो जाए। चलिए अब इसको जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू चेक करते हैं। क्या है हमारा, हाथ चक बराबर अच्छा पे अपल प्लस शेषफल, ठीक है। क्या है तुम्हारा 38,220, अच्छा क्या है 196 और भागफल 195, शेषफल क्या है 0। आपने क्या देखा इसमें शेषफल 0 हो गया, यानी रिमाइंडर ये क्या हो गया यहीं पर 0 हो गया। तो चाहे मैंने जो बोला था वही रूल अपनाओगे, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाए उसका, यानी जो लास्ट स्टेप है जिसमें रिमाइंडर 0 हुआ उसका जो भाज्य है वही तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है, यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एचसीएफ कहलाएगा। तो लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ क्या 196 और 38,220 इक्वल टू कितना हो जाएगा 190। बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने से लगाना, और लगाने के बाद आप इंट्रोडक्शन की वीडियो पे एग्जांपल, जो पहला एग्जांपल मैंने उसमें समझाया वो जाके चेक कर लेना कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। ओके, तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, बात किसकी आ रही है, देखो यहाँ पे कह रहा है, पहले तो जानो पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, ठीक है ना, बिना दशमलव वाले जितने भी नंबर हैं वो तुम्हारे पूर्णांक कहलाते हैं। S1 -2 -3 पूरा इनफाइनाइट तक, 0 and 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या है तुम्हारे पूर्णांक होते हैं। उसके बाद इसने क्या कहा, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक उसमें भी एक कंडीशन रखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर को लेना है, नहीं धनात्मक पूर्णांक जब देखना उसमें विषम कौन कौन है, तो कौन कौन सकता है, 1 जो 2 से विभाजित ना हो, यानी क्या है 1 3 5 7 9, ये सब जो है क्या धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये बात क्लियर हुई सबकी। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब आगे चलो, धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। दिक्कत है, मान लो, माना ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है। अब जो मैं ए कोई पूर्णांक है लिखा हूं, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कोई भी न पूर्णांक मैंने ले लिया। ओके, अब इससे हमको दिखाना है कि 6q+1 या 6+3 का फॉर्म बना। पहले देखो क्या, माना ए में पूर्णांक है तो 6 से ए में भाग दे दो, कितनी बार जाए, क्यू बार गया, मान लो क्यू बार गया, कुछ टाइम्स गया। अब पता नहीं कितने टाइम्स गया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है ये भी हमको नहीं पता है, कौन से लियो, 1 को लियो कि 3 को लियो कि 5 को लियो, ये नहीं पता, तो इसलिए हमने कोई मान लिया कि क्यू बार गया, तो कितना आया, 6q आ गया। तो अब जो ए में से 6q जाएगा, हो सकता है कोई रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को रखो, क्या कहता है, भाजक बराबर, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये कहता है। चलिए, यहां तक की बात क्लियर। जब ये कहता है तो अब इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कि ए बराबर 6 × q+r। जब ए बराबर 6q+r है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन भाजक, यही तो कहता है, इसका नियम तो यही है कि जो भाज्य है, भाज्य क्या है तुम्हारा 6 लिख दो, नहीं डाउट, बताया था ना। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा भाजक भाज्य से छोटा होता है, भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इतने हो सकते हैं रिमाइंडर, ये सब ये 5 आ सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। रिमाइंडर इतना आ गया। अब क्या है कि जब रिमाइंडर ये है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है इसके हिसाब से, देखो, जब जब जो है r बराबर 0 है, तब देखो, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि a बराबर, इसमें रखो 6q+0, यानी क्या आ गया तुम्हारा, a बराबर 6q आ गया। ओके, अब देखो एक चीज आ गई तुम्हारी। अब इसी तरह जब रिमाइंडर, जब तुम्हारा रिमाइंडर 1 है, तब देखो, तब क्या हो जाएगा, a बराबर, देखो यहां पर रखते चलो, 6q+1 आ गया। इसी तरह जब रिमाइंडर 2 होगा, वो है, तब देखो ये बराबर क्या आया, 6q+2 हो गया। ओके, इसी तरह आगे चेक करते, आज करते ना, बराबर जब 3 हो गया, 3 है, तब ये बराबर क्या हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। इसी तरह जब r बराबर 4 है, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+4 हो जाएगा। इसी तरह जब r बराबर 5 है, तब a बराबर 6q+, दिख रहा है ना नीचे वाला। ओके, क्लियर है, तो ये सारी कंडीशन आ गई। अब देखो, इससे क्या कहते हैं कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो तो विषम पूर्णांक है, अब इसमें जो जो कंडीशन मेरी आई है, अब इसमें पहले चेक करो कि कौन कौन विषम है, कौन कौन सम है। अब उसमें भी ये बात बताना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो देखना, सिर्फ तुमको ये फॉर्म में मिलेंगे, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा, चलिए भाई पहले तो ये देखें ये क्या है, ये केस 1 में जब आप देख रहे हैं, वो केस 1 में क्या है कि ये हो रहा है 2 ब्रैकेट में 3q, मतलब क्या, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई जो भी नंबर 2 का मल्टीपल्स होगा वो 2 से डिवाइड तो 100% होगा, है कि नहीं। भाई देखो, जैसे मैं लिख देता हूँ 6, 6 को मैं 2 × 3 नहीं लिख सकता हूँ, 2 × 3 क्या 2 से डिवाइड नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो उसका मल्टीपल्स जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, सम होंगे। तो ये जब 2 का मल्टीपल्स है तो ये तुम्हारा है क्या, सम है। अब देखो ये 2 का मल्टीपल्स नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम है।
तरह सेम यहाँ पे देखो, ये इसमें देखो, इसमें भी दो, इसमें दो कॉमन हो सकता है, तो बचा क्या, 3q+1। तो जब दो का मल्टीपल्स है यानी ये क्या हो गया तुम्हारा सम। इसको चेक करो, ये है तुम्हारा भी सम। इसी तरह इसको चेक करो, इसमें भी दो कॉमन मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 3q+2। ये भी दो का मल्टीपल्स है इसलिए ये हो जाएगा सम। और इसमें ये क्या हो जाएगा, ये सम। तो आपने क्या देखा कि जो जो नंबर विषम था, विषम धन पूर्णांक था, देखो अच्छा यहाँ पे एक बात और देखते हैं, ये जहां क्यू था कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो जो पूर्णांक जो है विषम था, वो जरा चेक करो तो इस फॉर्म का है क्या। आपने देखा 6q+1, 6q+3, 6q+1, यस सर। जो जो विषम था, विषम धन पूर्णांक था, वो क्या है, इस फॉर्म का है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या मिलेगा आपका, कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो कि a बराबर 2+1 और a बराबर 6q+3 और a बराबर 6q+5। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें आप कर लेते, लिखते रहना। कई वैल्यू आ सकते हैं ना, आज जब R2 हुई, इस तरह आपको सारी चीजें करना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं, समझ कर ही करेंगे, ठीक है। इससे ऐसे नहीं कि बस आपने देख लिया, इससे निकाला बड़ा से कर लिया ना, समझना फिर समझेंगे। क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूह क्या है, समान संख्या वाले स्तंभ में रहेंगे, ठीक है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते, यानी तो कुछ क्या कहना चाह रहा है, जो बैंड वाले हैं, मान लीजिए बैंड वाले तुम्हारे 4 स्तंभ बना रहे हैं, तो अब आर्मी वाले को भी 4 ही स्तंभ के पीछे मार्च करना है ना। यानी जो इनका स्तंभ है उतना ही उनका स्तंभ, यानी सेम कॉलम है, यानी हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं n, ठीक है। क्या मान लिया हमने, स्तंभों की संख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्तंभ की संख्या बराबर n मान लिया मैंने। अब इसी के पीछे आर्मी वाले भी हैं, आर्मी वाले चूंकि ज्यादा हैं तो बड़ी लाइन बनेगी, लेकिन स्तंभ सेम रहेंगे, फिर इसमें क्या कहा, मान लो अब क्या है कि अब एक स्तंभ है, या जो बैंड वाले हैं, बैंड वाले 32 सदस्य हैं, उनको स्तंभ बनाना है, मान लो कितना 5-6 कुछ स्तंभ बनाए उन्होंने अपने हिसाब से बनाया, हमने मान लिया एम्स को। अब हर स्तंभ में कुछ कुछ बराबर इक्वल ना होंगे, तो कितने आर्मी बैंड वाले हैं हर स्तंभ में, तो मान लेता हूं कि इसमें जो है एक्स, क्या है, एक्स बैंड वालों की संख्या क्या है हर स्तंभ में, लिख देता हूं, हर स्तंभ में बैंड वालों की संख्या, वालों संख्या बराबर एक्स। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर दिख नहीं रहा है, बहुत मैं ही लिखा है, दिख नहीं रहा तो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना, जब मैं पढ़ा तो उसको नोट करते हुए चला, ठीक है। पहले समझा करो, फिर जब आराम से फिर सुनकर नोट कर लिया करो। अब देखो इसमें क्या लिखा, हर स्तंभ में बैंड वालों की संख्या कितने, मान एक्स है। इसी तरह इसमें देख लो, हर स्तंभ में, हर स्तंभ में क्या है, आर्मी वालों की संख्या, आर्मी वालों की संख्या, हेलो, संख्या क्या है, वाई। बात कर रहा हूँ हर स्तंभ में बोल रहा हूँ, हर स्तंभ में, मालूम नहीं मुझे कि एक स्तंभ में 5 है कि 6 है कि 16 है कि 32 है, क्या नहीं पता। हाँ, तो इसी तरह आर्मी वाले 16 थे, तो इसको मान लीजिए कि हर स्तंभ में वाई जो है संख्या है, वाई आर्मी, ठीक है ना, मान लीजिए 30 हो सकता है, वाई की वैल्यू 30, 25, 5, 10, फिर बैंड वालों में एक्स है। तो अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं स्तंभ की जो संख्या है उससे हर स्तंभ में जितने बैंड वाले हैं उनका मल्टीप्लाई करो तो क्या 32 के बराबर नहीं हो जाएगा, 32 गुणे n गुणे
एक्स, अगर कर दूं n गुणे x तो 32 के बराबर ही तो होगा। क्लियर है। इसी तरह मैं जो है आगे वाले को बता दूं, 6 तो 16 है ना, तो 6 तो 16 बराबर n गुणे 5। अब देखो उसे क्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या यानी जो है क्या बोलना है हमारा, मैक्सिमम नंबर बताना है यानी हाईएस्ट। तो अब देखो हाईएस्ट तो इसमें क्या है, ये वाला जो नंबर है ये हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है और फैक्टर भी है, तो इसलिए n क्या हो जाएगा, n जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा किसका, ये 616 और कितने हैं, 32 है ना, 32। यानी अगर मैं जो है अधिकतम जो संख्या मुझे निकाली है, स्तंभों की अधिकतम संख्या जो निकाली है, अगर मैं इसका, अब देखो समझ में आ गया, अगर मैं इसका जो है क्या निकाल दूं, एचसीएफ निकाल दूं, तो मुझे स्तंभों की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि स्तंभ पे जो है दोनों में सेम है और कॉमन भी है और सबसे हाईएस्ट भी है। ठीक है, तो अब इस तरह में ये मकसद है कि खाली आप समझ लो, अच्छे से क्लियर है सब कुछ, क्वेश्चन समझने आना चाहिए। मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ लेकिन क्वेश्चन क्लियर करो कि कैसे लगेगा। अब चलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, 16 को पहले भाग, यहाँ पे रफ कर लो थोड़ा सा, क्या करो, जो बड़ा है उसको छोटे से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, एक बार ले जाओ, तो 32 हो गया, 11 में से 2 जाए 9 और 5 में 3 जाए 2, 6 को डाल लो कितनी बार जाएगा, मैं बताया था कितनी बार जाएगा, तो करीब ले सकते हो 9 बार ले सकते हो, 9 बार ले जाओ, 9 दूनी 18, एक बच्चा 9 3 27 है 28, तो 16 से 8 गए 8, यहाँ पे 8 बच्चे तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो भाजक बराबर भाज्य पूरे भागफल प्लस शेषफल, यही तो है हमारा फार्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्लियर है, तो समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। भाज्य क्या है तुम्हारा 616 है, भाज्य क्या है 32 और भागफल है तुम्हारा 19 और शेषफल क्या है। आपने क्या देखा कि रिमाइंडर नॉन इक्वल टू जीरो सर, यानी अभी एक स्टेप और चलेगा, तो चलो लेके चलते हैं। तो फिर ले जाओ 8 से ले जाओ, अब किसको ले जाओगे 32 को ले आओगे, 8 चौको 32, 32 ठीक है ना, जीरो हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ना जब रिमाइंडर जीरो ना हो तो जो पहले स्टेप का जो भाई उसी स्टेप का जो भाज्य है वो भाजक बन जाएगा, जो शेषफल है वो भाज्य बन जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस जीरो, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, इसलिए एचसीएफ ऑफ 616 32, या इसी को हम कह सकते हैं एन बराबर है, तो एन ही तो है सीएफ ऑफ, तो कितना आया तुम्हारा 8 है। मैंने बताया था जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो जो लास्ट स्टेप का भाज्य आए यानी डिवाइजर है वही तुम्हारा एचसीएफ कहलाता था, तो क्या आ गया 8 आ गया, यानी तुम्हें क्या पता चला, स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो क्या है 8 है। क्लियर है, इस तरह आप जो है बाकी चीजें निकाल सकते हो। अब अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा और इसमें पता करना है कि x की वैल्यू तो क्या होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8 रखो तो x वैल्यू 8 से भाग में करो 4, यानी हर स्तंभ में 4 4 बैंड वाले 4 4 थे। इसी तरह इस वाले को देखना तो इसमें देख लो, 8 से इसको भाग दो, 8 से 16 में भाग दो, कोई बता देता 2 मिनट में, क्या है 8 से 616 में भाग दो, 8 5 40 करता है सब 56 8 64 68 56 हो गया, 11 में से 6 जाए 5, तो 11 सत्ते फिर 8 सत्ते 56 यानी 77, यानी एक स्तंभ में कितने थे 77 जो है आलू थे। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको, आप इस तरह इसको पूछता तो ये भी हम बता सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्वेश्चन को समझो, को लगाओ, उसके बाद आप जो है वीडियो आके चेक करो, पहले अपने से क्वेश्चन समझ के खुद से लगाने की कोशिश करो, नहीं लग रहा है फिर आके आप वीडियो पे देखो, आप समझो। क्लियर है, समझ कर हर चीज करना है कि अपने से नहीं बस यहाँ पे देखे छाप लिए बस हो गया, इस तरह नहीं, हर चीज को समझो क्लियर करो। जो डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं जो है पर्टिकुलर जो बता दूंगा कायदे से कैसे करना है। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है चौथा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो पहले बात जान लो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर।
कौन है 1 2 3 4 5, यानी जो नेचुरल नंबर हो तो वो सारे धनात्मक पूर्णांक भी कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक को आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। और उसका वर्ग करना है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत अच्छा, ध्यान देना है, इत्मीनान से समझना है, जो से समझा रहा हूं, क्लियर है? तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, क्लियर समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन अपने आप लगाओ। चलते हैं, तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। मान लो, माना ए कोई पूर्णांक है, ये क्या है? ये कोई पूर्णांक है, या लिख दो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई बताए धनात्मक पूर्णांक तो क्या कहला सकता है, और कुछ कहलाता है ना प्राकृतिक संख्या भी कहला सकता है, प्राकृतिक संख्या भी। ये कोई धनात्मक पूर्णांक। अब जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, चलो भाग देते हैं 3 से, इसे ए में भाग दिया, कुछ बार गया। अरे भाई कुछ ए नंबर है, उसको भाग दोगे कुछ तो भागफल आएगा, मान लो क्यू आया, और कुछ तो रिमाइंडर आएगा, मान लो आर हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? आर। ठीक, ये लो प्रॉब्लम। फिर जो फॉर्मूला जो है तुम्हारा लगभग युग्मित विभाजन प्रेरिका का जो फॉर्मूला होता है क्या है? विभाजक बराबर भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। वहां जगह छोड़ा क्योंकि मुझे वहां जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं यहाँ, अब ये फार्मूला होता है, अब उसको रख देता हूँ। तो ए बराबर क्या आएगा? 3q प्लस आर। तो अब आर की रिमाइंडर यानी शेषफल के लिए कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो मैं तुमको समझा देता हूँ। 0 < रिमाइंडर यानी शेषफल लेस देन भाजक, अरे भाज्य यानी डिवाइजर। यानी क्या होता है इसका? 0 < भाज्य है क्या? 3 है, तो आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? आर बराबर हो सकता है 0 1 2, यानी आर लेस देन 3, यानी 3 से कम हो, बराबर नहीं जाना चाहिए, 3 से कम, यानी भाज्य से हमेशा कम होता है भाज्य शेषफल हमेशा। क्लियर है? तो जब ये सारी चीजें आ गई आपकी, तब क्या हो सकता है, तब क्या क्या केसेस आ सकते हैं? तब हो सकता है ए बराबर क्या आ जाए, जब आपने आर बराबर लिख देता है यहाँ पे, जब आर बराबर 0 लिया, तब तब देखो क्या होगा, ए बराबर तुम्हारा हो जाएगा 3q प्लस, हम लोग 3q, और यह जब आपने आर बराबर क्या लिया, आर बराबर 1 लिया, तो ए बराबर क्या आएगा? 3 प्लस 1। इसी तरह आपने जब जो है क्या लिया, आर बराबर 2 लिया, जब आपने आर बराबर 2 लिया, तो लिख देता हूं भाई घबरा रहे हैं, आर बराबर जब आपने 2 लिया तो ए बराबर क्या आ गया? 3q प्लस। ओके, मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर? आपको ये पता चला कि कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक है तो वो किस फॉर्म का होगा? 3q या 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म का। लेकिन हमको क्या निकालना है कि प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यानी जो धनात्मक पूर्णांक आपके आए हैं इसका जो वर्ग है वो किस फॉर्म का? 3m या 3m+1 के फॉर्म का। चलो तो भाई स्क्वायर वो साइड करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी दोनों बच्चों का वर्ग करने पर केस में वर्ग करने, इसका वर्ग कर रहे हो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या आता है? क्या आ जाएगा इसका? एक बता दो, क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर मतलब हो गया ये 9q स्क्वायर। अभी मैं आगे तुमको क्लियर करा दूं कैसे क्या। जब इसका हमने वर्ग किया तो क्या हो जाएगा? ये 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 3q+1 का स्क्वायर, तो 3q+1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, a+b होल स्क्वायर बोल दो, तो क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर +1 का स्क्वायर
प्लस 2 × 3Q × 1। ओके, चलिए इसी तरह इसको खोल दो। ये क्या जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 3Q² लिख सकता हूँ, सोच सकता हूँ सर। अब इस पे ध्यान दो। अच्छा, इसको 3Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9Q² हो जाएगा। चलो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 9Q² हो जाएगा। क्लियर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिख देता हूँ डायरेक्ट। और 2 3 के 6 यानी क्या हो जाएगा ये 6Q हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6Q हो जाएगा। मेरे पास जगह मिल जाएगी इस तरह, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ 9Q² हो जाएगा ये, प्लस ये 4 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 3 के 6 6 2 12 12Q हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट हमने खोल दिया है ताकि जगह हमें मिल जाए सॉल्व करने के लिए। क्लियर, जगह मिल गई। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, अगर इसको जो है आप क्या इस तरह लिख सकते हो क्या, एक मिनट, अगर ये मैं कहूँ 6Q को पहले लिखता हूँ 1 को बाद में तो कोई दिक्कत, 6Q + 1 कर दो तो कोई दिक्कत, एनी डाउट, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब देखो 9Q और 6Q इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है क्या, यस सर मिल रहा है। तो क्या बच जा रहा है, ये हो जा रहा है 3Q² प्लस ये हो जा रहा है 2Q और ये हो गया प्लस। अब इसमें चेक करो, इसको भी थोड़ा सा मैं सीक्वेंस का जो है 12Q को यहाँ लिख देता हूँ, 4 को लिख देता हूँ। बोले Q ये हो गया तुम्हारा क्या 12Q + 4। अच्छा 4 को क्या 3 + 1 लिख सकते हैं क्या, क्या ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, ऐसा 3 कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 3Q² प्लस 3 चौको 12 4Q और प्लस ये क्या हो जाएगा 1, आगे बच गया प्लस। क्लियर। अच्छा भाई ये बताओ तुम कि ये जो नंबर है 3Q² या फिर ये जो नंबर है आपका 3Q² + 2Q या फिर ये जो नंबर है आपका 3Q² + 4Q + 1, सब तो और है ना। तो अब ये कोई नंबर नहीं होगा, अगर Q की वैल्यू कुछ रखोगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, कोई नंबर ही तो आएगा। 1 रखिए तो क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, यानी कुछ नंबर ही आएगा। तो इसको क्या मैं कुछ मान नहीं सकता हूँ, मान लेता हूँ मानो m पूर्णांक है, माना यह m पूर्णांक है ना, या माना 3Q² = m, इस तरह भी लिख सकते हो, मान लो, मान तो सकते हैं ना, क्योंकि इसने कह रखा है कि m जो है क्या है कोई पूर्णांक है, और यहाँ पे भी ये कोई नंबर आएगा तो पूर्णांक ही तो कहलाएगा। तो मान लेता हूँ 3Q² = m, तो इसको m मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। इसी तरह इसको देखो, इसको भी मान सकते हो आप, ये भी तो कोई नंबर हो सकता है। तो ये कर लेता हूँ, मान लो 3Q² + 2Q = m, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देखे तो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 3m + 1, 3m + 1 वाली का दिख रहा है। अब इसको भी मान लो वही बात, माना 3Q² + 4Q + 1 = m, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3m + इस तरह आपको क्या दिखा कि जो पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, आपने क्या देखा कि जो धनात्मक पूर्णांक का जो है वो किस फॉर्म का है, वो हमेशा क्या आ रहा है 3m या 3m + 1। देखो ये 3m + 1 लिखा हुआ है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, 3m + 1 लिखा है और ये भी तुम्हारा 3m + 1। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो रहा है तुम्हारा 3m या ठीक है ना, या 3m + 1 के रूप का है। हमने क्या कर लिया, इसको प्रूफ भी कर दिया कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग आता है वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन क्या करता है, चलिए बहुत अच्छे से देखेंगे। पहला युक्लिड विभाजक परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है।
सेम पिछले जैसे क्वेश्चन का है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमें लगा है सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। बस यहाँ पे क्या चेंजेस है कि किसने कह दिया घन और फिर क्या कहा था स्क्वायर। तो आप क्या देखते हो कि 9, तो पहले मान लो माना माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर। आपने 9 से इसको डिवाइड किया, 9 से ए को डिवाइड किया, क्या आ गया क्यू आर किया, 9 क्यू आ गया, रिमाइंडर आर बचा। अब फिर आपने जो फार्मूला है वो भाजक भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो मैं वैसे लगा डायरेक्ट लगा रहा हूं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस आर। तो आर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 9, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज रिमाइंडर शेषफल आने की हो सकती है। क्लियर है, एनी डाउट समझ आ रहा है यहाँ तक, तो सबको क्लियर है। तो अब क्या क्या हो सकता है, ए बराबर हो सकता है तुम्हारा कि 9 क्यू प्लस 0, इसी तरह ए बराबर या क्या हो सकता है ए बराबर 9 क्यू प्लस 1, इस तरह चलता रहेगा। ए बराबर लास्ट में क्या हो सकता है, या ए बराबर 9 क्यू प्लस 8 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब ये सारे पॉसिबिलिटीज आ गई घातक पूर्णांक, ठीक है ना, 9 क्यू प्लस 1 9 क्यू प्लस 8 तक होता है। अब इसका क्यूब मुझे चेक करना है, यानी इतने जितने नंबर दिए हुए हैं सबका मैं क्यूब करूं, उसके बाद मेरे को चेक करना है कि ये 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है या नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबा चला जाएगा, चेक तो हो जाएगा, तो सब हमको पहले सबका क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर उसमें चेक करना पड़ेगा, क्लियर। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग मान ले 3 से डिवाइड करते हैं, 9 की जगह 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 का क्यूब देखो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, और 27 में भी आप देख लो कॉमन 9 कॉमन मिल सकता है। मैं काम क्या करूंगा, 3 से करने में मुझे इजी पड़ेगा और कम जो है नंबर भी आएंगे। मैं काम कर लेता हूँ, इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, ओके। यहाँ अब इसको क्या कर लेता हूँ मैं 3 से डिवाइड कर, 9 के बजाय 3 से कर लेता हूँ और मुझे इजी भी पड़ेगा, तो 3 कर लेते हैं। ए को जो क्यू पर गया तो 3 क्यू आया, रिमाइंडर आर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू प्लस आर, को लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2, क्या देखो 3 ही वैल्यू आई। अब इसको क्यूब करने में मुझे बहुत आसानी हुई, उसको करता था लंबा चला जाता, ओके, इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ। तो चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज एक ही हो सकती है, ए बराबर हो सकता है आपका एक बार 3 क्यू प्लस 0 है 3 क्यू हो सकता है, या ए बराबर और क्या हो सकता है 3 क्यू प्लस 1 हो सकता है, या ए बराबर और क्या हो सकता है 3 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं वर्ग करने पर, अरे वर्ग नहीं घन है ना। अब चलिए घन करने पर आप देखो क्या आता है, घन करने पर आपको क्या मिलता है, एक क्यू बराबर यानी घन कर दो, एक क्यू बराबर दोनों पक्षों का घन कर दो, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने क्या आ रहा है, एक क्यू बराबर क्या हो गया 3 क्यू का क्यूब पहले वाली कंडीशन में आया, दूसरी वाली कंडीशन में एक क्यू बराबर क्या आ गया 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। इसी तरह इसको देख लो एक क्यू बराबर क्या आ गया 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब। 3 क्यूब का मतलब 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27, यानी 27 क्यूब क्यूब हो गया। इसको करो क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, पता है सबको। या एक या इसको एक कह सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दोनों चीज है। चलिए तो इसको हम उसी फॉर्म में जोड़ते हैं, ए क्यूब यानी 3 त्रिके 9 9 त्रिके 27, 27 क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 1 into 1 into 1 यानी 1 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी ए स्क्वायर क्या आ गया 3 त्रिके 9 9 क्यू स्क्वायर और बी क्या है 1 है, तो 9 क्यू स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है 9 त्रिक 27, 27 क्यू स्क्वायर हो गया। आप कर लेना ना टेक्निक कर लेना, ठीक है ना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर क्या है 3ab स्क्वायर ना 3 into a यानी 3 9 क्यू और b जो 1 है तो 9 क्यू हो जाएगा ये। इसी तरह इसको कर लो, ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 से 4 4 दूनी 8, 2 क्यूब का यानी 8 हो गया प्लस, अरे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कोई टेंशन ना रहे कि कैसे सर दिक्कत कर रहे हैं, बता देता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पे मैं से तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर यानी 3 3 9 9 की स्क्वायर हो गया
बी 9 दूनी 18 क्यू स्क्वायर, 18 3 6 18 54, 54 क्यू स्क्वायर हो गया, क्लियर। प्लस 3ab स्क्वायर, 3a यानी 3 9 क्यू 9 क्यू और b स्क्वायर है 2 4 9 18 27 9 चौको 36 36 क्यू हो गया, क्लियर। ये सारी चीजें। अब इसमें से मैं कॉमन लूंगा, देखो अब इसमें क्या, इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता 9 और 3 क्यू क्यूब नहीं लिख सकता, सब कुछ लिख सकता हूँ सर। चलिए इसी तरह इसको कर लो, इसको कर लो। इसमें पहले इसको सीक्वेंस थोड़ा बैठा लो, चलो इसको थोड़ा सीक्वेंस बैठा लेता हूँ पहले। क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिख दूं 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 लिख दूं, तो अब इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं बच जाएगा 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1। ओके, अब इसको भी थोड़ा सीक्वेंस बैठा दिया जाए। ये है 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक। अब 8 हो गया, अब इसमें भी कॉमन ले लिया जाए, तो अब इसमें कॉमन ले लो तो क्या 9 को क्यू कॉमन ले लो तो बचा 3 क्यू क्यू 9 छक्का 54 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 चौको 36 यानी 4 क्यू प्लस 8। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कॉमन ले रहा हूँ इन सभी नंबर में, यानी मैं किसमें कॉमन ले बता देता हूँ तुम्हें। इसमें मैंने जो कॉमन लिया है ये इन तीनों नंबर में सिर्फ कॉमन लिया, सिर्फ 9 को कॉमन लेकर बाहर निकाला। इसमें मैंने किसको कॉमन लिया, इसमें मैंने इन 3 नंबर को कॉमन लेकर बाहर किया, क्लियर है। ओके, अब मैं बताया कि अब ये कोई नंबर तो होगा ही, कुछ तो नंबर आएगा भाई, कुछ वैल्यू क्योंकि रखो, कुछ तो नंबर आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा। मान लो वह पूर्णांक क्या है, माना वह पूर्णांक क्या है, वह पूर्णांक m है, यानी कि 3 क्यूब क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, मान लो m आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा। इसी तरह इसको भी वही मान लो ये क्या है, माना वह पूर्णांक m है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ लिख दूँ यार इसको, मैं कहाँ लिख दूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। देखो यहाँ पे ऐसे दिखा दो तो ताकि तुम्हें पहले से दिखे, ये तो सर देखो। फिर इसका भी कुछ तो नंबर होंगे, ये भी मान लो, माना वह पूर्णांक क्या है, वह पूर्णांक m है, तो अब ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा 9m प्लस। आपने क्या देखा कि जो धनात्मक पूर्णांक का घन आ रहा है वो या तो 9m के फॉर्म का आ रहा है, या 9m प्लस 1 के फॉर्म का आ रहा है, या 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ रहा है। लिख दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का घन का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कि हमने क्या कर लिया, प्रूफ भी कर दिया, क्या आपने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैंने हर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगातार ये 5 वो बोला है, कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्लियर है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट।